नमस्कार मित्रों, मैं प्रथम सिंह राजपुरोहित त्रिनेत्र क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जितने भी कृषि संकाय के विद्यार्थी हैं, यदि आपका सपना है देश और प्रदेश की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय और महाविद्यालय से बीएससी करने का, तो त्रिनेत्र क्लासेस आपके लिए यूट्यूब पर फ्री जेट और सीयूटी के क्रैश कोर्स लेके आया है। और इस क्रैश कोर्स के अंदर आपके हर दिन क्लासें लगेगी यूट्यूब पर। जो भी विद्यार्थी है ऑफलाइन कोचिंग नहीं कर सकते, घर बैठे पढ़ना चाहते हैं, तो वो कृपया करके त्रिनेत्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कीजिए और अपने सिलेक्शन को क्या कीजिए, पक्का कीजिए। अब मित्रों, सबसे पहले सभी बच्चों के दिमाग में रहता है कि क्लास कब आएगी, कितने बजे आएगी। तो पहले मैं आपको एक टाइम टेबल बता देता हूं कि इतने बजे ये क्लास आपकी लगेगी। उसके बाद में फिर अपन आज की क्लास को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पिछली क्लास के अंदर अपन ने हॉर्टिकल्चर के एक क्लास ली थी, आज सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं। लेकिन पहले मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूं। जैसे कि सुबह आपके 9 बजे, कितने बजे, 9 बजे आपके जो आएगी वो आपके आएगी बायोलॉजी की क्लास आएगी। कितने बजे आएगी, 9 बजे बायोलॉजी की आएगी। आपकी जो 10 बजे जो क्लास रहेगी वो रहेगी हॉर्टिकल्चर की। किसकी रहेगी, 11 बजे आपकी जो क्लास रहेगी वो रहेगी एनिमल हस्बेंड्री की। बारह बजे आपकी क्लास रहेगी एग्रोनॉमी की। और 1 बजे आपकी क्लास रहेगी वो रहेगी केमिस्ट्री की। तो एक बार जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस बार इस टाइम टेबल को एक बार फॉलो कर लेना। इतने बजे आपको ये क्लासें देखने को मिलेगी। मैं आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा और आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन आज बात करेंगे। पहली क्लास के अंदर अपन ने हॉर्टिकल्चर का जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, सामान्य जानकारी देखी थी कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, यानी उसके बारे में अपन उसकी परिभाषा देखी, शब्द कौन सी भाषा का है, हॉर्टिकल्चर शब्द किसने दिया, कब प्रचलन में आया, तमाम चीजों के बारे में अपन ने देखा था। आज अपन जो उद्यान विज्ञान है, हॉर्टिकल्चर है, उसकी शाखाओं की बात करेंगे। उद्यान विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। उद्यान विज्ञान की शाखाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अपन, ब्रांचेज ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब ये उद्यान विज्ञान की शाखाएं कौन कौन सी होती है, तो इन शाखाओं में अपनी जो पहली शाखा पढ़ेंगे उसका नाम है पोमोलॉजी। क्या नाम है, पोमोलॉजी। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, पहली ब्रांच है पोमोलॉजी। अब ये पोमोलॉजी ब्रांच तो है, लेकिन इससे पहले इसकी मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कौन सा शब्द किस भाषा का है। तो यदि आपको पता नहीं है तो एक बार आप पिछली क्लास को देख लेना, उसके बाद ये क्लास को देखना, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, पोमोलॉजी। तो जो पोमोलॉजी है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्द कौन से हैं, एक तो है आपका पोमम प्लस लोगस। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लोगस, पोमम प्लस लोगस 2 शब्दों से मिलकर बना है। अब पोमम है ये आपके लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का। और जो लोगस है ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। प्यारे विद्यार्थियों, यही बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न आता है कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। क्योंकि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको एक रटाई रटाई ट्रिक बताई जाती है कि जिस शब्द के पीछे लॉजी आता है वो कौन सी भाषा का होता है, ग्रीक भाषा का होता है। बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो एक शब्द है ये ध्यान रखना, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों का है। इसलिए आपको पूछ ले कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, तो लैटिन प्लस ग्रीक। हमेशा ध्यान रखना, ग्रीक प्लस लैटिन नहीं है, पहले लैटिन आएगा। क्या क्लियर है। और आपके जो लैटिन, जो आपके जो पोमम है, पोमम का जो अर्थ होता है, पोमम का अर्थ होता है, पोमग्रेनेट, इसको कहते हैं फ्रूट्स। क्या कहते हैं, फ्रूट्स। पोमम का अर्थ क्या है, पोमम का अर्थ है आपके फ्रूट्स है। और उसके बाद में जो लोगस है, लोगस का अर्थ है टू स्टडी। क्या है,
टू स्टडी। यानी पोमोलॉजी में आप किसका अध्ययन करोगे? पोमोलॉजी में आप फ्रूट्स यानी क्या करोगे? फलों का अध्ययन करोगे। तो इसको अपन आगे लिख सकते हैं, किसका अध्ययन करेंगे? फलों का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? फलों का अध्ययन। अब आपकी परिभाषा पूछे, आपको पूछे कि पोमोलॉजी क्या होती है, तो क्या बोलोगे? उद्यान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, सॉरी एक मिनट है ना, थोड़ा एक मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत फल उत्पादन का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? फल उत्पादन का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। तो ध्यान रहे, अपन हॉर्टिकल्चर की शाखाओं के बारे में बात करें। पहली शाखा कौन सी है? पोमोलॉजी। कौन सी भाषा का शब्द है? पोमोलॉजी आपके लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का शब्द है। और ये कौन से शब्दों से मिलकर बना है? पोमम प्लस लोगस। पोमम का मतलब क्या होता है? पोमम का मतलब होता है आपके फ्रूट्स, और लोगस का मतलब क्या होता है? टू स्टडी, यानी फ्रूट्स का क्या करना? अध्ययन करना। अब प्यारे विद्यार्थी, इसके अंदर अपन और बात करें कि पोमोलॉजी भी कितने प्रकार की होती है, यानी टाइप्स ऑफ पोमोलॉजी। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ पोमोलॉजी। किसकी बात करें? टाइप्स ऑफ पोमोलॉजी। क्या पोमोलॉजी कितने क्या प्रकार की होती है? तो आपके प्यारे विद्यार्थियों, पोमोलॉजी 4 प्रकार की होती है। ऐसे तो इसके अंदर बहुत प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन अपन एक एक करके पढ़ेंगे, और वो प्रकार कौन कौन से हैं एक एक अपन लिखते हैं। ठीक है, तो आपके जो सबसे पहला यहां पे प्रकार है, उसको अपन कहते हैं क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोमोलॉजी कहते हैं। अब फंडामेंटल पोमोलॉजी क्या होती है, पहले अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते रहेंगे। देखो विद्यार्थियों, आप 12वीं का एग्जाम देके आए हो, आपने 12वीं में फल उत्पादन पढ़ा होगा। उसके अंदर आपने विभिन्न प्रकार की चीजें पढ़ी है। जैसे फल उत्पादन से पहले है ना, फल वाला जो चैप्टर, उससे पहले आपने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे नर्सरी प्रबंधन कैसे किया जाता है उन्हें, उसके बाद में प्रवर्धन कैसे, प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, सिंचाई प्रबंधन, खरपतवार, यानी तमाम चीजों के बारे में आपने देखा था। जलवायु, मृदा, यानी ये जो चीजों के बारे में जो आप देखते हो, वो आपकी किसमें आती है? फंडामेंटल पोमोलॉजी के अंदर आती है। यानी कोई भी उद्यान, कोई भी फल के बारे में अध्ययन करने से, उसकी खेती करने से पहले उसके लिए क्या क्या कंडीशन चाहिए, कौन सी सॉइल चाहिए, कौन सी मृदा चाहिए, इरिगेशन मेथड कौन सा उसके अंदर यूज करेंगे, यानी कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स चाहिए, किसका कितनी मात्रा में न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए, इन तमाम चीजों का जिसमें अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाती है? आपकी फंडामेंटल पोमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? फंडामेंटल पोमोलॉजी। तो आप समझ सकते हो, आराम से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कि भी आपके पोमोलॉजी की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप सिंचाई, प्रवर्धन, नर्सरी प्रबंधन, इन तमाम चीजों का क्या करनी, पोषक तत्व, इन तमाम चीजों का क्या करते हो? अध्ययन करते हो, उसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल पोमोलॉजी। उसके बाद नंबर 2 पे आपकी आती है, उसे कहते हैं क्या कहते हैं? कॉमर्शियल पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? कॉमर्शियल पोमोलॉजी। हिंदी में कहते हैं व्यवसायिक पोमोलॉजी। यानी ये आप आर्थिक दृष्टि से करते हो, पैसे कमाने के उद्देश्य से जब आप इसकी खेती करते हो, इसका अध्ययन करते हो, उसे अपन क्या कहते हैं? कॉमर्शियल पोमोलॉजी कहते हैं। उसके बाद में जो नंबर 3 पे आता है, वो आता है आपका सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। कौन सा आता है? सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी। अब सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी में क्या करते हैं? देखो, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी खेती के दृष्टि से आपके जो किसान वह है, उनके कहीं काम आने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके वैज्ञानिक पद्धति के हिसाब से है। जैसे कि अपने जितने भी पूर्वज है, जो किसान है, ये आम की खेती करते हैं, आम लगाते हैं, संतरा लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, सारे फल लगाते हैं। लेकिन उनको ये थोड़ी पता है, ना उनको इनसे कोई मतलब है कि आम का वानस्पतिक नाम क्या है, आम का उत्पत्ति स्थान क्या है, आम का कुल क्या है, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनको ये पता है कि आम का पौधा कौन सी मिट्टी में होगा,
कब लगाना है, इसके में क्या क्या करना है, वो सारी चीजें पता है। तो ये आपके जो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी है इसमें क्या करते हैं, इसमें नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। नामकरण और वर्गीकरण का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होता है, अपने काम का नहीं है। अपने काम का मतलब ये किसानों के काम का नहीं है। जो जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो तो उनको सबको पता है वानस्पतिक नाम पढ़ना है, क्योंकि जेट के अंदर वानस्पतिक नाम का एक प्रश्न पक्का आता है, उत्पत्ति स्थान का आता है, उनके कुल का आता है और उनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों का भी आता है। यहां से आपके एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ, या मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं सीधा ही, यदि आपको पूछे इसका फादर कौन है तो ध्यान रहे विद्यार्थियों, इसके फादर का नाम है, उसे कहते हैं डी कैंडोल। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, कहीं पर केएल चड्डा देखने को मिलेगा जो बिल्कुल सरासर गलत है ना। क्या है, सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के जनक कौन है, तो जनक है कौन, डी कैंडोल। कौन है, डी कैंडोल। उसके बाद में आपकी जो चौथी ब्रांच आती है इसकी पोमोलॉजी की, वो आती है, उसे अपन कहते हैं पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी। क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी। अब ये पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी क्या आपको स्पष्ट दिख रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब होता है तुड़ाई, कटाई। तो तुड़ाई के बाद जो किया जाता है, यानी आपने खेत के अंदर आम का बगीचा लगा दिया, आपने आम सब कुछ रेडी हो गया, अब आम की तुड़ाई कर ली, उसके बाद में आम का क्या करना है, उसको कैसे पकाना है, खराब होने से कैसे बचाया जाता है, बाजार में कैसे भेजना है, उसकी पैकिंग कैसे करनी है, इन तमाम चीजों का जो अध्ययन करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी। तो आपके पोमोलॉजी कितने प्रकार की हो गई, 4 प्रकार की हो गई। पहली कौन सी है, फंडामेंटल पोमोलॉजी, जिसमें क्या करेंगे, मृदा का नर्सरी प्रबंधन, उसके बाद में कटाई छटाई यानी ट्रेनिंग प्रूनिंग, सिंचाई, पोषक तत्व, जलवायु, इन सब का अध्ययन करते हैं। कॉमर्शियल पोमोलॉजी के अंदर यानी आप व्यवसायिक दृष्टि से क्या करते हो, खेती करते से आपको अधिक से अधिक आर्थिक लाभ हो। उसके बाद में सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी, इसमें नामकरण और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो इसका नामकरण वगैरह क्या है, इसके जो जनक है वो कौन है, डी कैंडोल। उसके बाद में कौन सी है, पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी। पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी का मतलब क्या है, तुड़ाई के बाद जो जो चीजें करते हो किसमें आती है, पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी में आती है। तो ये आपके कौन किसके हैं, ये आपकी एक प्रकार की ब्रांच है हॉर्टिकल्चर की, जिसका नाम है पोमोलॉजी। क्या नाम है, पोमोलॉजी। दिख रहा है सबको, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आराम से देख सकते हो कि कौन सी जानकारी क्या समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ी बहुत इंग्लिश भी देखनी पड़ेगी आपको, उसके बाद हिंदी का तो अपन हिंदी यूज कर ही रहे हैं, लेकिन जहां जहां इंग्लिश आ रही थोड़ा देखना भी जरूरी है। उसके बाद में नंबर 2 पे बात करें, नंबर 2 पे इसकी कौन सी ब्रांच आती है, यदि अपन उसकी बात करें तो नंबर 2 पे आती है ओलेरी कल्चर। कौन सी है, ओलेरी कल्चर। अब ओलेरी कल्चर है, ये भी ध्यान रखना, देखो जिसके पीछे मैंने कहा कल्चर लग जाए वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। लेकिन यहां पर भी थोड़ा मैं आपको डिबेट में डालूंगा, आपको डाउट में डालूंगा, लेकिन कई विद्यार्थी जो देख रहे हैं वो कहेंगे कि सर ऐसा कैसे बता रहे हैं या कहां से बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। लेकिन बिल्कुल ये सही है। ये जो ओलेरी कल्चर है 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। किससे मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा, ध्यान रहे। ओलेरिस प्लस कल्चरा कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, ओलेरिस प्लस कल्चरा। जो ओलेरिस शब्द है ये प्यारे विद्यार्थियों ये लैटिन भाषा का है। कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। लेकिन यहां पर जो कल्चरा शब्द हो रहा है ये कौन सी भाषा से लिया गया है, इंग्लिश भाषा से लिया गया है। इसलिए ध्यान रखना, यदि देखो ऐसे नॉर्मली आए कि ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है तो आपको लैटिन ही करना है। लेकिन यदि मान लो ऐसे 2 भाषा एक साथ में आ जाए कि लैटिन प्लस ग्रीक या ग्रीक प्लस इंग्लिश, लैटिन प्लस इंग्लिश, तो ध्यान रखना लैटिन प्लस इंग्लिश, इस बात को आपको
याद करना है, नोट करके रखना है। अब आपने जो लिखा है यहां पे ओलेरी, तो ओलेरिस का मतलब होता है पोर्ट हर्ब। क्या होता है? पोर्ट हर्ब, सॉरी हर्ब 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 हर्ब, पोर्ट हर्ब। अब ये पोर्ट का मतलब क्या होता है? गमला। क्या होता है? गमला। और हर्ब का मतलब क्या होता है? शाखीय पौधे। कौन से पौधे? शाखीय पौधे। और ओलेरिस का मतलब क्या होता है? ओलेरिस का मतलब होता है रेसिंग ऑफ प्लांट। क्या होता है? रेसिंग ऑफ प्लांट, रेसिंग ऑफ प्लांट। तो पोर्ट हर्ब का मतलब क्या हो गया? अब पोर्ट हर्ब का मतलब क्या होता है? पोर्ट का मतलब होता है गमला। क्या होता है? गमला, यानी गमले में उगने वाले शाखीय पौधे। पोर्ट हर्ब का मतलब क्या होता है? गमले में उगने वाले शाखीय पौधे। अब ये जो शाखीय पौधे होते हैं, इन्हीं शाखीय पौधों के अंदर कौन आते हैं? सब्जी और मसाले आते हैं। तो अब सीधी सी बात है कि ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? तो ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं? सब्जियों का अध्ययन करते हैं। ध्यान रहे प्यारे विद्यार्थियों, ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन करते हैं? सब्जियों का उत्पादन करते हैं, या सब्जी उत्पादन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उत्पादन में लिख लेता हूं बार बार, सब्जी उत्पादन का अध्ययन करते। किसमें करते हैं? ओलेरीकल्चर में। ध्यान रखना, अभी भी कह रहा हूं, एग्जाम में प्रश्न आ जाए ओलेरीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है। यदि सिंगल लैंग्वेज पूछ रहे हो तो लैटिन आएगी, यदि दोनों एक साथ पूछ रहे तो लैटिन प्लस क्या आएगी? इंग्लिश आएगी। ये आपकी दूसरी ब्रांच है जिसका नाम क्या है? ओलेरीकल्चर। अब हॉर्टिकल्चर की जो तीसरी ब्रांच है उसका नाम है फ्लोरिकल्चर। कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। कौन सी है? फ्लोरिकल्चर। अब आपको नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्लोरी यानी फ्लावर्स। फ्लावर्स का मतलब क्या होता है? इस पे किसका अध्ययन करेंगे? देखो, अब कल्चर आया तो सीधी सी बात है, इसकी भाषा कौन सी होगी? इसकी भाषा होगी लैटिन, ध्यान रहे। और इसमें किसका अध्ययन करेंगे? तो इसमें करते हैं फूलों का अध्ययन, या फूल उत्पादन का अध्ययन, या फूलों का अध्ययन करेंगे। इतना ध्यान रखना आपको। क्या क्लियर है कि फ्लोरिकल्चर में किसका अध्ययन करेंगे? फूलों का अध्ययन करेंगे। और नंबर 4 पे जो ब्रांच आ रही है उसको आप कहते हो PhD या PHM। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म? तो PhD का मतलब होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। क्या होता है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यानी हॉर्टिकल्चर के अंदर अब जैसे कि चाहे पोमोलॉजी हो, चाहे ओलेरीकल्चर हो, चाहे फ्लोरिकल्चर हो, यानी जितने भी आपके जितने है ना आपके हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है, गार्डन क्रॉप्स है, इनमें आपने कल्टीवेशन कर दिया, आपने खेती कर दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन तुड़ाई के बाद इनका क्या करना है वो किस में आता है? वो आपका आता है PhD या PHM के अंदर आता है। अब इसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, जैसे कि प्रसंस्करण। क्या करते हैं? प्रसंस्करण करते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? परिरक्षण करते हैं। क्या करते हैं? परिरक्षण करते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? इसमें करते हैं मूल्य संवर्धन। अब प्रसंस्करण परिरक्षण वगैरह क्या होता है? प्रसंस्करण परिरक्षण यानी उसको खराब होने से बचाना, है ना। उसमें जैसे कि भारत के अंदर एक बात बताए
तो फल और सब्जी उत्पादन में ऐसे देखा तो भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर है चाइना। अब भारत दूसरे स्थान पर क्यों है? क्योंकि भारत में फल और सब्जियों का उत्पादन तो होता है लेकिन वो खराब हो जाता है, उसके बाद उसका मैनेजमेंट नहीं किया जाता, उसका प्रबंधन नहीं किया जाता है। तो अब इसके अंदर ही आता है सब कुछ, किसके अंदर? पीएचटी या पीएचएम के अंदर। तो अधिकांश खराब हो गया तो फिर वो प्रोडक्शन में आता नहीं है। अब ये तो इन दोनों, अब मूल्य संवर्धन होता क्या है? जैसे मैं बताऊं आपके पास, मैंने कहा कि कोई किसान है, देखना एक बार है ना, एक बार आप इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं आपको मूल्य संवर्धन के बारे में थोड़ा बहुत बताता हूं कि मूल्य संवर्धन क्या होता है। इंग्लिश में कहते हैं वैल्यू एडिशन, है ना। अब मैंने कहा कि आपके पास 10 केजी आम है, 10 केजी आपके पास मैंगो है। अब आप मार्केट में डायरेक्ट मैंगो बेचने गए। अब मैंगो की मान लो नॉर्मली आपके मैंगो की प्राइस है 100 रुपये मान लेते हैं, तो 100 रुपये इंटू कितने केजी है? 10, तो आपको कितने रुपए मिले? आपको मिले 1000 रुपये। कितने मिले? 1000 रुपये आपको मिले। ये तो सीधी सीधी बात की। अब मूल्य संवर्धन का मतलब क्या है कि आप डायरेक्ट आम मत बेचो, आम के उत्पाद बनाओ। आम के क्या बनाओ? उत्पाद। जैसे आप अचार बना लो, अचार बना लो, आप पापड़ बना लो, आम के और भी कुछ बना लो, है ना, आम का अचार बना लो, पापड़ बना लो। अब इससे क्या होगा? जो अचार है नॉर्मली 200-300 रुपये किलो बिकता है, पापड़ कम से कम 400-500 रुपये किलो बिकता है। तो 10 किलो आम से लगभग आप 15-20 किलो अचार और पापड़ बना सकते हो। यानी इस 10 किलो को आपने किस में बदल दिया? आपने मान लो बदल दिया 20 केजी के अंदर। मान लो 20 केजी नहीं तो आपने 10 किलो का 10 किलो ही रहा, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अब ये जो 10 किलो है इसकी जो रेट है मैंने क्या बताया? बढ़ गई, लगभग 400 के आसपास चली गई। राउंड फिगर अपन 400 लिखे तो आपको कितना मिला? आपको मिला 4000 रुपए। कितने मिले? 4000। आप सीधा बेच रहे थे और अब बेच रहे हो, इसमें आपको कितने का अंतर देखने को मिला? आपको मिला 3000 का। कितने का? 3000 का। तो इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन, वैल्यू एडिशन, किसी भी चीज का मूल्य को बढ़ाना। जैसे कि खेती तो कौन करता है? किसान करता है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो कौन? बिचौलिए और जो व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो कमाते हैं। नॉर्मली जैसे मूंगफली की बात करें 100 रुपए किलो बिकती है, उसी मूंगफली को रोस्टेड करके फ्राई करके बेचते हैं 200-300 रुपए किलो में, है ना। तो मूंगफली तो वही है लेकिन उन्होंने उसमें चेंजेस कर दिया, उसके मूल्य को बढ़ा दिया। इसी को कहते हैं मूल्य संवर्धन। तो प्यारे विद्यार्थी, अपने हॉर्टिकल्चर की 4 ब्रांचों के बारे में पढ़ा। पहला अपन ने पढ़ा पोमोलॉजी के बारे में, डिटेल में पढ़ा पोमोलॉजी के बारे में। उसके बाद अपन ने ओलरीकल्चर के बारे में पढ़ा। उसके बाद आपको बताया फ्लोरिकल्चर, और उसके बाद में पीएचटी और मूल्य संवर्धन क्या होता है इसके बारे में आपको बताया। अब मैं आपको हॉर्टिकल्चर से संबंधित एक क्रांति और कुछ योजनाओं के बारे में बताऊंगा। अब क्रांति की बात करें, हॉर्टिकल्चर के संबंधित एक क्रांति आती है, उस क्रांति को कहते हैं सुनहरी क्रांति। कौन सी क्रांति? सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति इंग्लिश में कहते हैं गोल्डन रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्डन रिवोल्यूशन कहते हैं। अब ये आपके ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, सुनहरी क्रांति क्या, इसके बारे में थोड़ी सी आपको बात बताते हैं। देखो कहीं पर आपको डाटा अलग अलग मिल सकता है, लेकिन मैं जो बताऊं एकदम ऑथेंटिक फैक्ट डाटा आपको बताऊंगा। ये जो सुनहरी क्रांति है ये आपके 1991 से लगा के 2003 तक चली थी। कब तक चली थी? 1991 से लगा के 2003 तक। और इसके अंदर कौन कौन आते थे? इसके अंदर आपके फल, इंग्लिश में बात करें तो फ्रूट्स, साथ में शहद व यानी ऑल ओवर हॉर्टिकल्चर, यानी लगभग आपके किसके ऊपर आ रहा है? ये हॉर्टिकल्चर हमारा उद्यान विज्ञान से संबंधित है। उद्यान विज्ञान से संबंधित है। आ रही बात समझ में? यानी फ्रूट्स, आपके हनी और ओवरऑल हॉर्टिकल्चर किसके अंदर आते हैं? सुनहरी क्रांति के अंदर। अब यहां से बेटा एक प्रश्न बनता है कि फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन
क्या पूछ ले आपको प्रश्न, फादर ऑफ गोल्डन रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिन्होंने पहले कभी पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, लेकिन सब यही बताएंगे के.एल. चड्ढा। क्या बताएंगे? के.एल. चड्ढा, जो बिल्कुल गलत है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि गोल्डन रिवॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, इसमें फल भी आता है, इसमें सब्जियां भी आएगी, इसमें शहद भी आ रहा है, सब की बात हो रही है। तो इसमें के.एल. चड्ढा आपका नहीं आएगा। तो इसके अंदर कौन आएगा? तो इसके अंदर आपका आता है निरपाक, नाम है वैज्ञानिक का नाम निरपाक टुटेल। क्या नाम आता है? सॉरी, निरपाल टुटेज। टुटेज कौन है? निरपक या निरपाक टुटेज। इधर लिख लेता हूं मैं, निरपाक टुटेज। कौन है? निरपाक टुटेज है, ध्यान रखना। कौन है? निरपाक टुटेज। अब कह रहे सर के.एल. चड्ढा कहां आएगा? तो यदि सुनहरी क्रांति को मैं केवल बागवानी के संदर्भ में देखूं, बागवानी यानी मैं यहां पे केवल बात करूं, सॉरी, यानी फल उत्पादन की बात करूं, यदि जब ये सुनहरी क्रांति केवल फल उत्पादन पे आती है, तब इसके जो फादर होते हैं उसका नाम क्या है? उसका नाम है के.एल. चड्ढा। क्या नाम है? के.एल. चड्ढा। पूरा नाम क्या है? कृष्णलाल चड्ढा। क्या नाम है पूरा? कृष्णलाल चड्ढा। ध्यान रखना। तो मैं पूरा नाम भी आप कहो तो लिख लेता हूं, बाकी काम का नहीं है। कृष्ण लाल चड्ढा। क्या नाम है? कृष्णलाल चड्ढा। और प्यारे विद्यार्थियों, के.एल. चड्ढा ने एक बुक लिखी थी, उनके बुक का नाम याद रख लेना। उस बुक का नाम है हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। कौन सी बुक? हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सुनहरी क्रांति के जनक कौन है। यदि बागवानी फल उत्पादन के संदर्भ पूछे तो ही के.एल. चड्ढा है, और ऑल ओवर की बात करें तो ऑल ओवर में के.एल. चड्ढा नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कितना क्या हुआ है। ठीक है, अब अपन कुछ 2-3 योजनाओं के बारे में बात करते हैं कि हॉर्टिकल्चर संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हैं, है ना। योजनाओं की बात करें, योजनाओं की। अब योजनाओं के अंदर सबसे पहली जो योजना आती है वो राजस्थान से अपन शुरुआत, क्योंकि देखो ऐसे पूरे भारत में तो बहुत सारी है, अपन राजस्थान के संदर्भ में जहां और जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में अपन बात करेंगे। और पहली जो योजना है वो है, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात। कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। कौन सी योजना है? कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति। ये जो योजना है आपके, ये 20 दिसंबर 2019 में लाई गई। और ये जो योजना जो लाए थे
वो है जिसका नाम है CM, उसमें कौन थे? अशोक। कौन थे? CM अशोक गहलोत थे। कौन थे? CM अशोक गहलोत। ध्यान रखना है ना। तो कौन सी पहली योजना है? पहली राजस्थान कृषि प्रसंस्करण कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, और इसको कौन लेके आए? इसको लेके आए आपके अशोक गहलोत लेके आए। ध्यान रखना है ना। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन नीति। उसके बाद में आपकी जो दूसरी योजना है उसको कहते हैं PM कुसुम। क्या कहते हैं? PM कुसुम। अब या तो PM कुसुम देख लेते, यहां पर एक और मैं क्रांति की बात करूं पहले, है ना, उसके बाद उस क्रांति से अपन योजना लेके आएंगे। एक प्यारे विद्यार्थी, क्रांति आती है जिसको कहते हैं केसर क्रांति। क्या कहते हैं? केसर क्रांति, या इसे कहते हैं भगवा क्रांति। देखो केसर का मतलब सीधी सी बात है केसर उत्पादन, लेकिन बिल्कुल सही है, लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान रखना। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं सैफरॉन रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? सैफरॉन रिवोल्यूशन। ये किससे संबंधित है? तो यह आपके सौर ऊर्जा से। किससे संबंधित है? सौर ऊर्जा से, यानी सोलर एनर्जी। और ये जो सौर ऊर्जा है ये जिस योजना में आती है उसे कहते हैं PM कुसुम योजना। क्या कहते हैं? PM कुसुम योजना। कब, किसमें आती है? आपके सौर ऊर्जा में। और कौन सी क्रांति है आपकी? केसर क्रांति, जैसे अपन क्या कहते हैं? सैफरॉन, या फिर इसे कहते हैं आप भगवा क्रांति कहते हो। क्या कहते हो? भगवा क्रांति। क्लियर है? उसके बाद अपन बात करें कि PM कुसुम क्या है, और एक योजना और आती है PM किसान, इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो नंबर 2 पे जो आपकी योजना है उसका नाम क्या है? PM कुसुम। क्या, कौन सी योजना है? PM कुसुम। ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, PM कुसुम, है ना। अब PM कुसुम का पूरा नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। क्या है? प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। कौन सी योजना है? कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ये जो योजना है प्यारे विद्यार्थियों, ये आपके मार्च 2019 में आई थी। यानी इस योजना में जितने भी किसान वगैरह है, जब वो सोलर प्लांट वगैरह लगाते हैं सौर ऊर्जा, तो उन्हें जो केंद्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या देती है? सब्सिडी देती है। वो कौन सी योजना है? PM कुसुम। उसके बाद में एक नंबर 3 पे योजना है, उसका नाम है PM किसान। कौन सी योजना है? PM किसान। कौन सी है? PM किसान। अब ये जो PM किसान, इसे कहते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री, इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। यानी जितने भी किसान हैं, सरकार ने एक योजना बनाई थी कि जितने भी किसान हैं उन सबके खाते में सालाना कितने हजार? 600,000 रुपए देगी। यानी इसकी 2 किस्तें बनाई थी, 2-2 हजार की, 3 किस्तें 2-2 हजार की, और कितने टोटल? 6,000 रुपए। और ये जो आपकी योजना है ये 24 फरवरी यानी 2019 में आई थी।
कब आई थी? 24 फरवरी 2019 के अंदर। कौन सी योजना? आपके पीएम किसान। पीएम कुसुम मार्च 2019 में आई है, ये फरवरी 2019 में आई है। तो अपने 3 योजनाओं के बारे में पढ़ा। सबसे पहले कौन सी है? राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 20 दिसंबर 2019। ये भी 19 की है, ये भी 19 की है और ये भी 19 की है। उसके बाद में अपन 2-3 और बात करें तो एक आपका आता है जिसको बोलते हैं NHM। क्या आता है? NHM। अब NHM का परिणाम क्या है? इसे कहते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्या कहते हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। क्या कहते हैं? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। हॉर्टिकल्चर मिशन, ये NHM है। ये प्यारे विद्यार्थियों आपके 2005 और 6 में चलाया गया था, यानी राष्ट्रीय बागवानी अभियान। हिंदी में क्या कहेंगे? राष्ट्रीय बागवानी अभियान। क्लियर है? और NHM राष्ट्रीय बागवानी जो आपके जिसका जो मुख्यालय है वो आपके गुड़गांव हरियाणा के अंदर है। और ये जो NHM है ये आगे चल के आपके MIDH में मिल गई थी। किसमें मिल गई थी? MIDH। ये किसमें जाके मिल गई? MIDH में, योजना में इसको शामिल किया गया। और MIDH का पूरा नाम क्या होता है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या नाम है पूरा? एक एक शब्द लिख रहा हूं इसलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबको याद होना चाहिए। क्या? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर। तो MIDH का नाम क्या है? मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। और ये जो मिशन है आपका कौन सा? MIDH है। ये बेटा 2014 और 15 में लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 और 15। यदि दोनों अलग अलग आए तो 2014 राइट करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा? MIDH। क्लियर है? ये आपके कुछ मिशन है, कुछ योजनाएं हैं, इनके बारे में अपने बात की। अब यहां पर मैं दो तीन शब्द आपको एक और बता देता हूं। एक आपको मिलता है विटीकल्चर, कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए विटीकल्चर। देखो पहली बात तो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। और इसमें किसका अध्ययन करते हैं? इसमें अंगूर का अध्ययन करते हैं, या अंगूर की खेती का अध्ययन। किसका अध्ययन करेंगे? अंगूर की खेती का अध्ययन। उसके बाद में एक शब्द आपको देखने को मिलता है सिट्रीकल्चर। क्या देखने को मिलता है? सिट्रीकल्चर। इसमें किसका अध्ययन करते हैं? यह भी लैटिन भाषा का है। इसमें अध्ययन करते हैं नींबू वर्गीय पौधों का। नींबू वर्गीय फलों की खेती। किसकी खेती? नींबू वर्गीय फलों की खेती। तो आज की क्लास में अपने काफी कुछ टॉपिक कवर किए हैं। कौन कौन से किए हैं एक बार वापस आपको बता देता हूं। सब अपने शुरुआत की है हॉर्टिकल्चर की शाखाओं से। हॉर्टिकल्चर की 4 शाखाएं हैं। पहली आपकी पोमोलॉजी, आपके लैटिन प्लस ग्रीक भाषा का है। पोमोलॉजी 4 प्रकार की है। फंडामेंटल पोमोलॉजी, कॉमर्शियल पोमोलॉजी, उसके बाद में कौन सी आपकी आ गई सिस्टमेटिक पोमोलॉजी और पोस्ट हार्वेस्ट पोमोलॉजी। उसके बाद में ओलरिकल्चर की बात की है। ऐसे लैटिन भाषा का शब्द है लेकिन अलग अलग आए तो लैटिन प्लस ग्रीक करना है, लैटिन प्लस इंग्लिश करना है। उसके बाद ओलरिकल्चर, PhD। उसके बाद अपने PhD में मूल्य संवर्धन के बारे में देखा कैसा क्या होता है। और उसके बाद अपने सुनहरी क्रांति के बारे में देखा। और उसके बाद सुनहरी क्रांति देखो शहद उत्पादन से यदि आपको अलग से क्रांति पूछे
तो वो होती है स्वीट रिवोल्यूशन, मीठी क्रांति होती है, ध्यान रखना अलग से पूछे तो। उसके बाद अपन योजनाओं के बारे में बात की, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, ये भी 20 दिसंबर 2019 के अंदर अशोक गहलोत द्वारा लाई गई थी। उसके बाद केसर क्रांति, भगवा क्रांति, सैफरन क्रांति सौर ऊर्जा से, और इसमें कौन सी योजना आती है, पीएम कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान मार्च 2019 के अंदर, पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये आपके 24 फरवरी 2019 के अंदर कब की गई थी, आपके 24 फरवरी 2019 के अंदर। उसके बाद अपन एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन 2005-6 के अंदर, ये बाद में 2014-15 में इसको किसके अंदर मिला दिया गया, MIDH के अंदर, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हॉर्टिकल्चर ऑफ डेवलपमेंट के अंदर। और फिर अपने दो शब्द देखे विटीकल्चर और सिट्रिकल्चर। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। जितने भी विद्यार्थी, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी और अपने दोस्तों को भी आगे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी आपके ये क्लास आपके इसके अंदर कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आपका कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। यदि आपको हमारी कोचिंग के बारे में या जेट के ऑफलाइन बैचेस के बारे में भी जानकारी लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब दिया जाएगा, वहां से आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।